हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं गौरव सर की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1947 इंडिया दुनिया के सामने आजाद तो हुआ, मगर अंदर एक साइलेंट जंग शुरू हो गई थी जो 4 टुकड़ों में भारत को तोड़ने वाली थी। एक नहीं, 3 दुश्मन देश भारत के सिस्टम्स में अंदर तक घुस चुके थे और भारत की तकदीर अब इन्हीं के हाथों में थी। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही आईएसआई को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉन ही आईएसआई के चीफ भी बनकर रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोजीशन पर भी रॉस मैक्के को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चुना गया था, जो भी पहले ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के हेड रह चुके थे। यानी कि these were the people with decades of extensive experience. इनफैक्ट आईएसआई में उन दिनों 10,000 ऑफिशियल्स थे, जिनमें से 384 प्रोमिनेंट नर्स तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो आईएसआई को शुरुआत से ही साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स जैसे कि एस्पियोनाज और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन से सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग्स दे रहे थे। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, यही ट्रेनिंग्स आज तक होते आ रहे हैं। ये है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने से 4 गुना बड़े देश से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना तो शुरू ही कर दिया। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान आईएसआई का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि करीब 18 देशों की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई के साथ काम कर रही थी, रॉ को खत्म करने के मकसद से। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. और इसका अंजाम भी हमें दिखा ना। अपने जन्म के ही सिर्फ 7 से 8 सालों के अंदर ही आईएसआई ने लिटरली भारत को चारों तरफ से घेर लिया। मिड 1950s तक, जहां पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागास, मिजोस जैसे कई अलगाववादी इंसर्जेंसीज अपने पीक पर थे, तो वहीं पर साउथ में केरला में आईएसआई ने अपने कई सारे टेरर आउटफिट्स को प्लांट कर दिए थे। नॉर्थ में तो इंडिया अपने जन्म से ही कश्मीर के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन वहीं पर वेस्ट में भी आईएसआई ने खालिस्तान का बीज बो दिया था। इंडिया के पूरे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आईएसआई ने नक्सलवादियों को खड़ा कर दिया, तो वहीं पर दाऊद, छोटा राजन, हाजी मस्तान, छोटा शकील जैसे न जाने कितने अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं जिन्हें आईएसआई ने खड़ा किया और आज तक फंड करता है। और इन सबसे ज्यादा खौफनाक सिविलियंस में टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके लिए तो आईएसआई पूरे दुनिया भर में बदनाम है। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई। 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। आज तक हमारे देश में जितने भी टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ना, जिनमें हजारों लाखों मासूम लोगों की जानें गई हैं, उन सब के पीछे भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है, आईएसआई। इन्होंने जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा जैसे हजारों खौफनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया है, जिनके टेररिस्ट आउटफिट्स आज भी पूरे देश में फैल चुके हैं और हिंदुस्तान को आज तक अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। ये सब हो रहा है आईएसआई की इनफेमस डॉक्ट्रिन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के तहत। जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे ज़हन में गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं है, छोटे छोटे अटैक्स, इंसर्जेंसीज और प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू धीरे धीरे करके देश को अंदर से खोखला कर देना, एग्जॉस्ट कर देना। लेकिन एक तरफ जहां पर आईएसआई 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही आईएसआई के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। आईएसआई, सीआईए और केजीबी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ was more than his love for India।
मुरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, आरएन काओ। जहां पर आईएसआई में 10,000 ब्रिटेन ट्रेन्ड ऑफिशियल्स थे, काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखे ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने आईएसआई को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जन्म के सिर्फ 3 सालों के बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर, 1984 और 1999 वॉर। अगस्त 17, 1988 की ये बात है जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी के मास्टरमाइंड जिया उल हक की प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि ये कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। जस्ट इमेजिन, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद किया, पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का जानी दुश्मन बनाया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। आज तक अफगानिस्तान कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। तालिबानी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक्स लॉन्च करते हैं। The Taliban launched unprovoked heavy weapon fire on its outposts near the border. और तो और रॉ ने ही पाकिस्तान के टेररिस्ट फंडिंग्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करके पाकिस्तान को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया है। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि आईएसआई को रॉ से 20 साल ज्यादा एक्सपीरियंस था? सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल पावरफुल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज थे वो तो आईएसआई को बैक कर रहे थे, उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तो रॉ ने ये पासा पलट आखिर कैसे किया? वेल, रॉ ने अपने दावपेच कैसे खेले, ये जानने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। साल 1950 जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नागालैंड में कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा था। एक्चुअली में कश्मीर को हासिल करने के लिए आईएसआई ने सबसे पहले निशाना बनाया कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर स्थित नागालैंड को। देखो, 1950s की ये बात है जब आईएसआई ने इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी को पकड़ ली। नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नागालैंड के नागास और मिजोरम के मिजो कम्युनिटी की सरकार से मतभेद हो रही थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नागास ने तो भारत की आजादी से भी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ही नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। और इस पूरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट में सबसे आगे खड़े थे अंगामी जापू फिजू, जो कि द लीडर ऑफ नागा नेशनल काउंसिल थे। इसी एनएनसी ने 1951 में नागालैंड में एक प्लेबिसाइड भी करवाया था, यानी कि वोटिंग करवाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि करीब 99% नागास इंडिया से अलग होना चाहते थे। सो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, एक बहुत ही बड़ी वल्नरेबिलिटी थी। दूसरी तरफ मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो चुकी थी, जिसे लीड कर रहे थे एक सेपरेटिस्ट लीडर लालडेंगा, जो बाय द वे आगे जाकर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने। लेकिन उनकी पार्टी एमएनएफ का भी एक ही मकसद था, मिजोरम को इंडिया से आजाद करके एक इंडिपेंडेंट मिजो स्टेट बनाना, जिसके लिए लेट 1950s तक एमएनएफ ने अपने मिलिट्री कैडर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एमिनेशंस जमा करना भी शुरू कर दिया था। अब सिर्फ एक ही कसरत बाकी रह गई थी, फंडिंग की। दोनों ही पार्टीज, नागा नेशनल काउंसिल और मिजो नेशनल फ्रंट, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए डेस्परेटली इंटरनेशनल फंडिंग्स की तलाश में थे। और बस यहीं पर इंडिया के आपदा में पाकिस्तान को एक अवसर नजर आया। आईएसआई ने ईस्ट पाकिस्तान के रंगमती जंगलों में नागा और मिजो रिबेल्स के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाकर उन्हें वहां पर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो इन आदिवासियों को मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे सोफिस्टिकेटेड हथियार तक दे दिए थे ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, आईएसआई का ये प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि 1966 में तो मिजो नेशनल फ्रंट ने पूरे मिजोरम स्टेट को ही इंडिया से अलग कर दिया था। यस, 1 मार्च 1966 के दिन एमएनएफ ने आइजोल के आर्मी पोस्ट और पुलिस स्टेशंस पर अटैक करके उसके सारे एंट्री पॉइंट्स को सीज करके पूरे स्टेट पर कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब मिजोरम को इंडिया से अलग करने के बाद फिर आईएसआई ने तो ये तक प्लान कर दिया था कि वो यूएन में अपील करके मिजोरम को एक अलग देश रिकॉग्नाइज भी करवा ले। एंड माइंड यू, ये सब मैं रॉ के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं। सो अनलाइक आईएसआई, इंडिया के पास ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया को पहले से ही भांप पाए।
सिमिलर क्लैशेस नागालैंड में भी हो रहे थे और इसीलिए सबके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एफस्पा एक्ट को पास कर दिया। जिससे इस रीजन में स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इन इंसर्जेंसीज की वजह से वहां पर हमारी इतनी फोर्सेस डिप्लॉय हो गई कि 1950s में नॉर्थ ईस्ट साउथ एशिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन बन चुका था और आईएसआई एग्जैक्टली यही तो चाहता था। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, पाकिस्तान के लिए ये नागाज और मीजोस तो सिर्फ इस बड़ी सी जंग में मामूली से प्यादे थे जिन्हें वो पाल ही रहे थे कुर्बान होने के लिए। हिंदुस्तान को भटकाने के लिए उनका असली निशाना तो हमेशा से ही कश्मीर था और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचा के पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में जंग छेड़ दी। ऑपरेशन गिब्राल्टार, द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान बुक और द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च पेपर्स में ऑपरेशन गिब्राल्टार का ब्लूप्रिंट काफी डिटेल में बताया गया। इन पेपर्स के मुताबिक पाकिस्तान का प्लान सिंपल था। आईएसआई ट्रेन पाकिस्तानी सोल्जर्स और रजाकार्स यानी कि पीओके के सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर एक आर्मी खड़ी की जाएगी जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकल कश्मीरीज के भेस में घुसकर उनमें एक आंदोलन का माहौल खड़ा करेगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियंस को मिलिट्री सपोर्ट देकर भारत के खिलाफ एक जंग के लिए तैयार किया जाएगा और दूसरी बात, इससे ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि कश्मीर के खुद के लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। लाइट भी नहीं है, कहां से जाती है? उधर ही रहो, यहाँ पे लाइट नहीं लेकिन है भाई। पाकिस्तान का ये प्लान देखो। बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कश्मीरी लोकल्स ने आईएसआई का साथ तो दिया ही नहीं, उल्टा इस इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी उन्होंने इंडियन फोर्सेस को दे दिया। अब ऑपरेशन गिब्राल्टार को फेल होते हुए देख 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करके ऑफिशियली इंडिया से वॉर डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने जम्मू के अखनूर सेक्टर में हमला कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने तो लाहौर को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब अपने एक बड़े शहर को खोते हुए देख ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ऑफिशियली हार मान लिया और इंडिया ये जंग जीत गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, 1965 तक आईएसआई को फॉर्म होकर 20 साल भी नहीं हुए थे कि आईएसआई ने इंडियन फोर्सेस को 2 वॉर फ्रंट्स में सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट में नागा और मीजो इंसर्जेंसी और जम्मू एंड कश्मीर में इंडो पाकिस्तान वॉर। भले इन दोनों भी फ्रंट्स में इंडिया ने ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया, लेकिन माय पॉइंट इज इंडिया हर बार पाकिस्तान को सिर्फ जवाब दे रहा था, पाकिस्तान से एक कदम आगे नहीं चल रहा था। आइडियली तो हमें पाकिस्तान की हर एक चाल की खबर, ये सारा कांड होने से पहले ही होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे तब के इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी काफी बार कंप्लीटली क्लूलेस हुआ करती थी और इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि आईबी को तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ट्रेन किया था। इंडिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए, इंडिया को बाहरी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं ट्रेन किया गया। और भूलो मत, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आईएसआई वर्सेस रॉ की बात कर रहा हूं। इसी टाइम फ्रेम में सीआईए और केजीबी भी इंडिया में काफी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे थे। 1962 में तो इंडो चाइना वॉर भी हुआ था और फिर 1966 में यानी कि इंडो पाकिस्तान वॉर के बस एक ही साल बाद हमारे देश के 2 सबसे वीर और नेशनलिस्ट लीडर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर बाबा जी। लेकिन हमारी आईबी को अगेन इस बात की भनक तक भी नहीं थी। अब रॉ वर्सेस सीआईए, द मोस्ट ब्रूटल कोल्ड वॉर इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी एक काफी डिटेल वीडियो बना रखा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता है क्योंकि इसमें इतनी सारी पहेलियां हैं जो आज तक पब्लिकली कभी सामने आने ही नहीं दी। हमें खुद सीआईए के काफी सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और बुक्स पढ़ के इनके बारे में मालूम पड़ा और इस पर एक्चुअली मैंने पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसे आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। उससे आपको एक साइलेंट वॉर के बारे में पता चलेगा जो आपको पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। मेरे कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में ऑन पेपर आईएसआई को सक्सेसफुली हराने के बावजूद ये इंडिया के लिए एक बड़ा इंटेल फेलियर था जिसे दोबारा होने से हमें हर हाल में रोकने के लिए
हमें जरूरत थी आईबी के अलावा एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट के होने की जो मेजरली इंटरनेशनल थ्रेट्स पर नजर रखे और इंडिया को पहले से ही चेतावनी दे दे। और इसीलिए शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी और तब उन्होंने आईबी के एक टॉप ऑफिसर जो पीएम नेहरू के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके थे आर.एन. काओ से इस पर एक सोल्यूशन मांगा। इस पर तुरंत काम करते हुए काओ ने सिर्फ 60 दिनों के अंदर 21 सितंबर 1968 को पीएम इंदिरा गांधी के सामने एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट पेश कर दिया, द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज मोस्ट एलीट एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि धर्म की रक्षा हर हाल में करना है। और बस इसी मोटो के साथ रॉ आईएसआई के सामने मैदान में उतर गया। अब जैसे आईएसआई ने इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी नॉर्थ ईस्ट को पकड़कर उसे हमारे ही खिलाफ एक्सप्लॉइट किया था, ठीक वैसे ही रॉ ने भी आईएसआई के साथ किया। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती नब्ज क्या थी आपको पता है? ईस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए रॉ ईस्ट पाकिस्तान पर काफी समय तक घात लगाकर बैठ गया एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी 1971 में उन्हें मिल भी गई। साल 1970 पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 169 में से 167 सीट से जीत गई। लेकिन प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो दूसरे पार्टी पीपीपी से थे और इसीलिए इतने बड़े स्वीपिंग विक्ट्री के बाद भी उनके आर्मी चीफ जनरल याह्या खान और प्रेसिडेंट भुट्टो ने पावर ट्रांसफर करने से मना कर दिया। जाहिर है वेस्ट पाकिस्तान की इस हरकत से ईस्ट पाकिस्तान की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरे देश में इतने दंगे फसाद होने लगे, सिचुएशन ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसा ही हो चुका था और आखिर में ईस्ट पाकिस्तान ने मार्च 1971 में खुद को पाकिस्तान से आजाद डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद तो पाकिस्तान की सरकार तिलमिला सी गई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को देशद्रोही बता के अरेस्ट करवा लिया और प्रोटेस्ट दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने घरों में घुसकर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन का मास मर्डर और रेप्स कमिट करना शुरू कर दिया। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह सब जितना बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान के लिए था, उतना ये इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट एक्स रॉ ऑफिसर आर.के. यादव ने उनके बुक मिशन रॉ में बताया है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होने वाला है, ये बात तो रॉ को 2 साल पहले से ही पता था। यस, मिड 1970s में लंदन के एक रॉ एसेट ने हमें एक टिप दी थी कि उसे खुद एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने ही बताया कि जल्द ही ईस्ट बंगाल में मिलिट्री एक्शन होने वाला है। यह रिपोर्ट मिलते ही आर.एन. काओ ने तुरंत पीएम इंदिरा गांधी के साथ एक मीटिंग बिठाई और उन्हें पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर ब्रीफ किया। और इसी मीटिंग में फिर तय हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उन्हें मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब रॉ के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करना, एक देश को लिटरली 2 देशों में बांटना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसमें 2 बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज, वेस्ट पाकिस्तान इंडियन फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक कर सकता था और दूसरा चैलेंज, हम हमारी पूरी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमारा कश्मीर खतरे में आ सकता था। अब वैसे तो पहले चैलेंज को एलिमिनेट करना ऑन पेपर उतना मुश्किल नहीं था। मतलब अगर रॉ इंडियन एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए कट ऑफ कर देता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस से डायरेक्ट फ्लाई कैसे कर पाती। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम ये कदम उठाते तो इंटरनेशनली ये मैसेज जाता कि हम यानी कि इंडिया पाकिस्तान पर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर रहा है। सो अब रॉ का पहला मिशन था पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करवाना, लेकिन इसका पूरा इल्जाम भी पाकिस्तान पर ही डालना था। और मेरे हिसाब से पर्सनली ये रॉ का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मिशंस था, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक एंटी इंडिया मिशन को घुमाकर पाकिस्तान के ही खिलाफ यूज कर लिया। सो जनवरी 1971 में आईएसआई ने हाशिम कुरैशी नाम के अपने एक एसेट को ट्रेन करके श्रीनगर भेजा था, इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को हाईजैक करके उसके बदले में अपने कुछ 36 टेररिस्ट छुड़वाने के लिए। सो पाकिस्तान के लिए ये एक तीर से 2 निशाना था। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन लीड हाशिम कुरैशी था, वो एक्चुअली में एक एक्स रॉ एसेट रह चुका था, जिसे कुछ साल पहले रॉ ने ही ट्रेन करके पीओके भेजा था मुखबरी करने के लिए। लेकिन पीओके जाकर आईएसआई ने उसे फिर अपने साइड कर लिया था। सो ये खबर मिलते ही रॉ के चीफ आर.एन. काओ ने लॉन्च कर दिया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ऑपरेशंस, ऑपरेशन गंगा।
ने हाशिम कुरैशी को समझाया कि अगर वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ दोबारा से काम करने लग जाएगा तो रॉ उसकी सजा को कम करवा सकती है। ये ऑफर सुनकर हाशिम झट से मान गया और आरएन काओ ने फिर उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आईएसआई ने जैसे जैसे प्लान किया है अब तुझे ठीक वैसे ही करना होगा, सिवाय एक चीज के। 30 जनवरी 1971 को हाशिम ने श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट गंगा को हाईजैक किया, जिसमें 26 पैसेंजर्स ऑन बोर्डेड थे और उसके बाद उसने एज पर द प्लान फ्लाइट को जबरदस्ती लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। लेकिन उस मूव के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। लाहौर में हाशिम ने डिमांड रखी कि वो पाकिस्तानी पीएम भुट्टो से बात करना चाहता था। इस डिमांड को पाकिस्तान ने तुरंत पूरा किया। भुट्टो उससे मिलने आए और फिर ये पीएम और टेररिस्ट की मीटिंग दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब इस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके डिटेल्स रॉ ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में डिक्लासिफाई नहीं किया, लेकिन बेसिकली हाशिम ने फ्लाइट के 26 पैसेंजर्स को छुड़वा दिया। इंडिया को पाकिस्तान के 36 टेररिस्ट को रिलीज भी नहीं करना पड़ा और पीएम भुट्टो से मीटिंग के बाद हाशिम ने उस प्लेन को लाहौर में जला भी दी। सो ऑपरेशन गंगा वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से ग्लोबली ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर कंडक्ट किया है, इंडियन एयरप्लेन फॉकर F-27 एके गंगा को हाईजैक करके। सो इस पर अब इंडिया रिस्पॉन्ड तो कर ही सकता था, बट कटिंग इट्स एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान, जिससे मिशन का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया और हम निश्चिंत हो गए कि बांग्लादेश को लिबरेट करते वक्त पाकिस्तान इंडिया पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट चैलेंज हो गया कंप्लीट। अब बारी थी मिशन के अगले और फाइनल पड़ाव की, ईस्ट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आर्मी को उनके ही जमीन पर हरा के बांग्लादेश को आजाद करवाना। अब इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम आज तक बस यही जानते थे कि सिर्फ मुक्ति बहिनी की मदद से ही इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, पर यह तो आधी सच्चाई है। इन टोटल 3 फोर्सेस, 3 बहिनीज इस मिशन में इन्वॉल्व थी। एक मुक्ति बहिनी, दूसरी मुजीब बहिनी और तीसरी कादिर बहिनी। और मजे की बात बताऊं, इनमें से एक बहिनी तो बांग्लादेशी फोर्सेस से ही बनी थी, जो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इंडिया ने बनवाई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके इस्तेमाल से इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को भी कर्व करवा लिया था। सो अराउंड मिड 1971 की बात है, रॉ ने सुंदरबन के जंगलों में कई आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स को खोले और बांग्लादेशी सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये फोर्सेस 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहली मुक्ति बहिनी, जो फोर्स इंडियन आर्मी के साथ वेस्ट बंगाल के रास्ते से घुसकर हमला करने वाली थी। दूसरी मुजीब बहिनी, जो फोर्स एक्चुअली में ऑलमोस्ट हमारे पैरा एसएफ फोर्सेस जितने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, लेकिन इनका एंट्री पॉइंट इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली मिजोरम में सेट किया था, जिसके बाजू में ही उनका पहला ऑब्स्टिकल था रंगमती कैंप। सो नेचुरली उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए रंगमती कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता और इस तरह से बिना हमारे एक भी सोल्जर का इस्तेमाल किए रॉ ने आईएसआई के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले प्लान को भी कर्व कर दिया। एक तीर से 2 शिकार। और फाइनली तीसरी फोर्स थी कादिर बहिनी, जिसमें 16,000 बंगाली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अपने आर्मी से निकाल दिया था। इस आर्मी ने ढाका यानी कि देश के कैपिटल को ही अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी नेवी को भी तबाह कर दिया था। इनफैक्ट अपने इस 3 फ्रंट अटैक से सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद कर दिया। हमारी स्ट्रैटेजी इतनी वेल प्लान्ड थी कि करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। 1 लाख। वर्ल्ड वॉर के बाद ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। मतलब सिर्फ आईएसआई के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ही ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक नई आई एजेंसी जो उनसे 20 साल बाद बनी थी, वो उनके नाक के नीचे से उनके देश को 2 टुकड़ों में बांट चुकी थी और इस बात की आईएसआई को भनक तक नहीं पड़ी। इस सक्सेसफुल बांग्लादेश लिबरेशन के बाद आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से विड्रॉ होना पड़ गया। उन्हें बांग्लादेश में मौजूद सारे ऑफिसेस को छोड़ के जाना पड़ा और अब पाकिस्तान का इंडिया के ईस्ट साइड में कोई खास वजूद नहीं बचा। पर शायद रॉ का आईएसआई को छेड़ना एक डेयरिंग मूव नहीं, बल्कि एक गलती भी साबित हो सकती थी। अब 1971 के सक्सेसफुल मिशन के बाद सभी को लगा कि रॉ ने आईएसआई पर ऐसा घाव कर दिया है कि अभी आईएसआई वापस से इंडिया के खिलाफ आंखें उठा के नहीं देखने वाला है। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज का गेम तो आपको पता ही है, कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे 24/7 365 आपको सतर्क रहना पड़ता है।
रॉ का आईएसआई को इस कदर छेड़ना एक बहुत ही डेयरिंग मूव साबित होने वाला था, क्योंकि अपने ऊपर लगे इस दाग को आईएसआई किसी भी हाल में मिटाना चाहती थी। और इसीलिए इसके बाद सिर्फ 8 सालों के अंदर ही आईएसआई जंग के मैदान में दोबारा से उतरी, लेकिन इस बार अकेले नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए के साथ, क्योंकि इस दौर में सीआईए और आईएसआई दोनों का भी दुश्मन सिर्फ एक ही था, रॉ। और उसके बाद तो सिर्फ 8 सालों में ही इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर से घेर लिया। हमारे आसपास के सारे ही पड़ोसी देश को कंप्लीटली एंटी इंडिया बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बिठा दी, श्रीलंका में एलटीटीई को खूब सपोर्ट किया, जिन्होंने ही फिर आगे जाकर हमारे प्रधानमंत्री तक को मार डाला। आईएसआई ने इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल तक को भड़का के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करके अटैक्स प्लान किए, और म्यांमार और भूटान तक से भी इंडिया के खिलाफ काम करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट दिलवाए। इसके बाद हम लिटरली अपने ही देश में कैद हो चुके थे, आसपास के किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो देश या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर अटैक्स लॉन्च कर रहे थे या तो यूएसए के साथ मिले थे। लेकिन रॉ ने इस बार भी अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन और 2 दुश्मन आईएसआई और सीआई को मुंह तोड़ जवाब दिए। हमने ऐसे ही है भाई, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे उसमें सीआई का थोड़ा जिक्र है। लेकिन देखा जाए ना भाई, 2 जो एक एजेंसी थी ना, मतलब कि इन्होंने ऐसे ऐसे मिशन किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहली बात तो भाई जो रहा है ना, ये बहुत पीछे एक मतलब कि डेवलप की गई थी और इस पर वर्किंग की गई थी, और इंदिरा गांधी का इसमें काफ़ी भाई योगदान है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कि हमें ये चीज़ ज़रूर एक चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश था, तो उसमें भाई जब तक आप इंटेलिजेंस एक डिप्लॉय नहीं करते तो आपको बहुत सारा एक डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर आईएसआई की बात करें तो भाई स्टार्ट से इनका जो एक बर्ताव था ना, वो एक दूसरों के साथ इनका भाई शेयरिंग ज़रूर था। अभी भी जब बरतानिया में लास्ट आसम मुनीर गया ना, तो भाई उनको ये हाई लेवल पर एक वेलकम करते हैं, और सारी चीज़ें जो भी हमारा मतलब के एक बनता है ना फील्ड मार्शल, ये तो पहला बना है, लेकिन आर्मी चीफ भाई काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर चलता है। उसमें सीआई को एक इंटरनल भाई ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी बरतानिया के साथ सारे मामलात शेयर करते हैं। लेकिन ये जो 3-4 एक वाक़े हुए थे ना, इसमें भाई पता चल गया था कि जो रहा है ना उसने अपनी एक वर्किंग की थी। पहला तो भाई जब बांग्लादेश को एक अलग कर दिया गया था, वो एक बहुत एक बड़ा इनको झटका था पाकिस्तान के लिए, और हमारा उधर भाई फेलियर एक स्टार्ट हुआ था, और फेलियर हमने देखा भी था, इतना सरेंडर दुनिया में भाई किसी ने नहीं किया। लेकिन आगे एक ऐसे मिशन थे अफगानिस्तान के साथ हाँ था कि जो भी इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे वो अफगानिस्तान में ज्यादा होते थे पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन उधर भी इंडिया ने भाई आकर सारा एक खात्मा किया। और अभी के दौर में देख ले, अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा एक दुश्मन बना हुआ है, उधर से हमें सबसे ज्यादा एक खतरा है। हमारा आधा जो डिफेंस बजट है वो जाते ही उस चीज पर है, बाढ़ पे लगाते हैं, सारी चीजें उधर एक डिप्लॉय की हुई हैं, जो एक फोर्स है वो उधर सबसे ज्यादा होती है, उस बॉर्डर पर है। तो ये चीजें एक ना भड़काने वाली जब इंडिया ने स्टार्ट किया ना, तो हमें उसका काफी एक डैमेज हुआ था। लेकिन आईएसआई भाई काफी वीक भी हो चुकी थी, इनका मतलब कि जो इंटरनली एक पावर थी ना, ये अपने आप पावर एक आगे अपनी बेस रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की भाई एक लैदगी हुई, इनका भी वो जो एक जत्था था ना, वो एक सारा टूट गया था। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। आप ये देखें, आईएसआई के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि उन्होंने कैसे कैसे भाई इतनी पुरानी है। देखें उनके जो आने वाले थे, जो मतलब जो हेड थे, वो ही भाई गोरे थे, जो कोई जर्मनी से आया, कोई भाई कहीं से आया। बाकी भाई बात करें ना रॉ की, वो भाई 20 साल बाद आई है आईएसआई से ना, 20 साल बाद में आई, और भाई देखो कितनी कितनी जंगें और कितने कितने मिशन उन्होंने इतनी आसानी से और इतनी कामयाबी से उन्होंने सारा अंजाम दिए, और भाई कामयाब भी हुए। आप ये देख लें, एक दूसरा वो वाक़या जो बता रहा था कि उन्होंने कैसे भाई ढाका में बांग्लादेश में भाई सारी हुकूमत को, कैसे पाकिस्तान की भाई हुकूमत को तोड़ा, और इतनी फ़ौज वहाँ पे तैयार करके सारी फ़ौज उन पर हमला करके पाकिस्तान से वो बांग्लादेशी चीन के बांग्लादेशियों को दिया था, क्योंकि भाई इन्होंने जुल्म ही बहुत किए थे वहाँ पे।
बहुत जुल्म किए थे। हमारे ये जो आर्मी थी ना यहाँ, इन्होंने बहुत जुल्म किए थे वहाँ पे बांग्लादेशियों पे। उन्होंने फिर भाई आवाज़ उठाई कि हमें बचाओ, फिर इंडिया ने भाई हाथ बढ़ाया और उन्होंने ट्रेनिंग दी, जो भी किया कर करा के भाई उन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवा के बांग्लादेशियों को दिया ये भाई आपकी कंट्री। और आज देख लें वही बांग्लादेशी हैं जो इंडिया को कहते हैं कि हम आपके साथ बाईकाट करते हैं, हम आपको ये क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक देखा, यही होता है मुनाफिकत, यही होती है जो वो अब दिखा रहे हैं। ये ठीक ही कहते हैं कि जो मुल्ला हज़रात है ना, ये किसी के भी सके नहीं होते। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और सही बात है कि भाई एक जो स्टार्ट था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एजेंसी है ना हमारी ISI वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि आगे इंडिया में कोई भी एजेंसी अभी तक बनी नहीं थी। जैसे अब सर बता रहे हैं कि 20 साल बाद जो रहा है ना वो बनी है, और तब आके उन्होंने जो सारी चीज़ें ना कंट्रोल की। उसके बाद और एक बांग्लादेश वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वाली जो एक सिचुएशन है ना वो भी काफ़ी ख़राब रही थी इंडिया के लिए। लेकिन ये कि एक राह के जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना वो भाई R.K. राव हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर जो है ना अपना एक इनको डिफेंस किया अपने देश को, और बहुत बड़े बड़े जो एक मिशन है ना वो कंप्लीट किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक वही गलती स्टार्ट हो गई थी जहाँ पर भाई इन्होंने एक जो जीते हुए वो थे मुजीबुर रहमान जीते हुए वो थे 167 से, तो इन्होंने भाई एक जो बंदा जीता ही नहीं है कुछ भी नहीं उसको भाई इन्होंने ला कर ना एक बिठा दिया, जिसकी वजह से भाई इनके एक बुरे दिन शुरू हुए। और देख ले कि एक ऐसे करके उन्होंने भाई अपने मिशन कंप्लीट किए कि बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त भाई इन्होंने जो अंग्रेज़ों को इधर के आर्मी चीफ बनाया था ना, उस वक़्त सारी ट्रेनिंग तो ये उनसे लेते थे। तो उसके बाद भाई इन्होंने ISI ऐसी तैयार की, तो उस वक़्त भाई इंडिया में तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने भी उस वक़्त इंडिया की जो हालत की थी ना, बाद में आस्ता आस्ता ज़हरी बात है इधर भी ब्रिटिश थे उधर भी वही थे, तो उन्होंने भाई एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने भी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई ये सारा काम कर सकते हैं तो ये इनके अगेंस्ट आप क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसी तरीके से भाई वो सारा सिस्टम चलाया था, और बाद में भाई इनके हाथ कुछ भी नहीं रहा। ज़्यादातर जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई बांग्लादेश को हमने तोड़वाया था, हमने पाकिस्तान से लहदा करवाया था, पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से बांग्लादेश से दूर हुआ था। इन्होंने बांग्लादेश के साथ जुल्म इतना किया था, उनकी औरतों के साथ बच्चों के साथ किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद भाई ज़हरी बात है जब इंसान अपने आप से ऊपर हो जाता है ना, तो ज़हरी बात है फिर उसको भाई जब वो बहुत ज़्यादा गरूर करता है तो उसको सजा भी उसको मिलती है। तो इन्होंने भाई उनके साथ जुल्म की इंतहा की थी। तो उसके बाद भाई जब ये अपना बांग्लादेश आज़ाद हुआ है उसके बाद ISI ने यही सोचा है कि भाई अब हमारा नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद भाई इन्होंने अपना अमेरिका के साथ मिलकर फिर इंडिया के चारों इर्द गिर्द जो है ना वो इन्होंने हर चीज़ तोड़ी है। फिर इन्होंने उनको एक किस्म का एक अंदर दायरे में क्लियर किया है कि अब ये यहाँ से किसी साइड पे नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ें होती है मेरा भाई, जब आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो आपके साथ हो दोबारा वही जुल्म होगा। हर तरफ जाते हैं, हाँ इधर भी निकल जाते हैं इधर भी निकल जाते हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखें कि भाई शुरू से ये काम चलता आ रहा है क्या, जब से ये अपना मुल्क लागू हुए हैं ना तो तब से भाई जो इनमें एक मुखालफत थी ना वो भाई चलती आ रही है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो पहले एक था, जो इन्होंने भाई शुरू से पाकिस्तानियों ने उन औरतों पर जुल्म करना या मर्दों पर जुल्म करना, जिसकी वजह से भाई वो अलग हुए। आज वो भाई ज़हरी बात वो अलग अपना सुकून से बैठे हुए हैं, और हम जो है कि वही शुरू से जो जलील होते आ रहे हैं वही हो रहे हैं आज भी करतूतों की वजह से। वो जो जैसे शुरू से ऐसा ही हाथ पे कौला लेकर मांगने वाला जो था सीन वो ही चलता आ रहा है क्या। जैसे अब इन्होंने अब ये जंग तो रोक दी है, लेकिन इनका वजन भाई नहीं है क्या, क्यों कि भाई इन पर कर्जे ही इतने आ गए जिससे इस पर दबाव ही नहीं रोकी है। और रोकी या नहीं रोकी है, यह जो अपना ईरान दूसरा अमेरिका की एक दफा तो रोक दी है ना यार, जिसने भी रोक दी है कि रोक तो गई है ना किसी तरीके से, नाम तो पाकिस्तान के लग गया ना, पाकिस्तान ने रोक दिए भाई। लेकिन भाई इनका दबाव नहीं आएगा जब तक ये कर्जे के नीचे है ना, इनका दबाव नहीं खत्म होगा।
इनका खत्म गरीब का दबाव नहीं होता। जहरी बात है भाई। वो बात चार तरला होता है, पाइयाँ चार पाइयाँ रखता है कि चौधरी आएंगे, लेकिन चौधरी फिर भी नहीं आते हैं। ये भाई जहरी बात है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई देखो ना, एक इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा किरदार भाई बरतानिया के लोगों का था, जो भाई आफ्टर जब आज़ाद हुआ था ना, मतलब एक पार्टीशन उन्होंने कर दिए, वो बदला उन्होंने लिया, उसके बाद फिर वो भाई इधर ही बैठे रहे हैं और अभी तक भी भाई उन्हीं की पॉलिसीज जो है ना वो चलती आ रही है और उनको सपोर्ट किया जाता है, यहाँ तक CIA तक चीज़ें जो है ना उनको बताई जाती हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश तो बहुत की, इंडिया ने भाई जो एक फर्स्ट नॉट यूज वाली पॉलिसी अपनाई थी ना, उन्होंने भाई अपने कंट्री के ऊपर फोकस किया और जो एक्सटर्नली चीज़ें आती थी उनको भाई उन्होंने बॉर्डर लाइन के ऊपर ही एक जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, छोटे जो है ना वो वाक़यात उधर ज़रूर हुए हैं, जिसमें एक पार्लियामेंट अटैक या इस तरह की उन्होंने किए ज़रूर है, लेकिन ये जो पार्टीशन वाला सीन है ना, एक जो है ना वो मतलब जिस तरह आप नागालैंड या मिजोरम जो इस तरह के जो स्टेट्स हैं छोटी, उनको भाई एक सेपरेट करने की कोशिश की, तो वो उनकी कम अज़ कम जो है ना वो कामयाब नहीं हुए। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ जिस तरह एक बांग्लादेश था, आज देख लो कि वो भाई बिल्कुल सेपरेट हो गया। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू से एक कोशिश की है कि हमने जो जम्मू कश्मीर है ना वो भी इंडिया से वापस लेना। आपके सामने आज जम्मू कश्मीर का कोई नाम भी नहीं लेता, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर वाले उनको अपने अपने लाने पड़े हुए हैं कि भाई हमारे साथ क्या होना है, यहाँ तक कि हमारे पूरे मुल्क को पड़े हुए हैं। वीडियो बना रहे, लाइट नहीं है भैया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ उन्होंने क्या किया देखा नहीं है आपने? उन्होंने वर्दियां उन्होंने भाई दीवारों पे लटकाई हैं। तो ये भाई मसले मसाइल है, बजाय इसके कि हम जो है ना वो बाहर जो है ना वो मामला खराब करें, पहले खुद को तो भाई मजबूत करें या इस काबिल करें कि हम किसी के साथ कोई एक बराबरी के ऊपर भाई लड़ाई कर सके। आप देख लो 3-4 दफ़ा हमने पंगा लिया, 65 में लिया, 71 में लिया, 93 में लिया, क्या हुआ? हमें जो है ना वो हर तरह से जो है ना उन्होंने हराया है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया था। तो ये सीन जो है कि जब तक मजबूत नहीं होगा भाई कुछ भी नहीं होना। बेहतर है कि अपने भाई कंट्री के ऊपर फोकस करें बस। ऐसा ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।